एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे वैभव ग्लोबल के बारे में। तो वैभव ग्लोबल बेसिकली करती क्या है? तो वैभव ग्लोबल एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड रिटेलर है। तो जैसे आपकी ज्वेलरी हो गई, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हो गए, होम हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, होम प्रोडक्ट्स हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, तो बेसिकली ये बेचती है। तो अब ये ऑनलाइन बेचती है। तो अब अगर आप इनके जोग्राफीज़ देखोगे तो आप ये यूएस और यूके में बेसिकली बिजनेस करती हैं। अभी अभी ये जर्मनी में एंटर हो रहे हैं, हम इसकी आगे बात करेंगे। सो इनका जो मेजर मार्केट है वो यूएस और यूके है। अब ये प्रोडक्ट्स बेचती कैसे हैं? तो इनके ये थ्रू टीवी चैनल्स और थ्रू वेब बेचती है। तो टीवी चैनल्स मतलब इनके एक ना चैनल्स, इनके दो चैनल्स हैं, एक यूएस में है और एक यूके में है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स ये जो टेलीविज़न शॉपिंग चैनल्स हैं उसके थ्रू बेचती है। यूएस में जो इनके चैनल का नाम है वो है शॉप एलसी और जो यूके में है वो है टीजेसी। सो आपने अगर नापतोल देखा होगा, ठीक है, सो वैसे ही केस में ये लोग ये सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इनकी अगर आप रीच देखोगे तो ऑलमोस्ट 104 मिलियन होम्स तक की रीच है। 2/3 ऑफ द रेवेन्यू इनका आज भी टीवी के थ्रू आता है और बाकी का वेब के थ्रू आता है। तो वेब मतलब कि इनकी वेबसाइट्स हैं, इनके ऐप्स हैं, ठीक है। फिर ये यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ से भी बिज़नेस करते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे वहाँ से भी बिज़नेस करते हैं। तो पहले ना ये सब ज्वेलरी जेमस्टोन्स में थे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स भी अपने बढ़ा दिए हैं। तो आज अगर आप देखोगे तो आज भी मेजॉरिटी इनका ज्वेलरी से आता है, लेकिन अगर आप फास्ट फॉरवर्ड देखोगे तो धीरे धीरे करके इन्होंने जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स है, जो बाकी के प्रोडक्ट्स है, होम डेकोर हो गया या बाकी सारे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हो गए, वहाँ से ये लोग रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। तो जैसे अगर कोई इनको मान लो एक रिंग बेचनी है तो इनका एक होस्ट रहता है, वो रिंग के बारे में बताएगा, और नीचे द सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि नीचे क्वांटिटी दिखाई जाती है, कितनी क्वांटिटी है। और अगर जैसे जो एक वीडियो में इन लोग ने एक जो नेकलेस ये लोग बेच रहे हैं, ऑलमोस्ट $78 का नेकलेस, ये लोग एंड में $7 पे उसको बेचते हैं। सो प्राइस धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये डीप डिस्काउंट मॉडल पे ये लोग काम करते हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स ये लोग इतने कम प्राइस पे बेचते हैं, स्टार्ट करेंगे मान लो $70-80 पे, लेकिन एंड में आप देखोगे कि वो $7 या $8 पे बेचते हैं, राइट। तो इनके मोड्स में हम देखेंगे कि इनके क्या मोड्स हैं और ये कैसे इतने कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ये लोग कैसे इतना सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं मोड्स की। अब मोड जो है इनका मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कौन सी ऐसी अलग चीज़ है जो ये कॉम्पिटिटर्स को दूर रखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है लो कॉस्ट। सो $70 से $7 तक लोग बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बहुत सस्ते में बेचते हैं। अब अगर आप कोई चीज़ सस्ते में बेच रहे हो तो आपको भी वो सस्ते में मिलनी चाहिए, या आपने भी आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी सस्ता होना चाहिए। तो इनके पास जो लो कॉस्ट मोड है वो आया कैसे? तो अब ये लोग जो सोर्सिंग करते हैं मटेरियल्स की, वो बेसिकली 15 कंट्री से ये लोग सोर्स करते हैं। तो वहाँ पे इंडिया आ गया, चाइना आ गया, थाईलैंड आ गया, तो ऐसे 15 अलग अलग कंट्री से ये लोग सोर्स करते हैं। अब आपको जब 15 कंट्री से माल सोर्स करना है तो ऐसे केस में आपके पास स्केल होनी चाहिए, राइट। तो अगर कोई नया प्लेयर इसमें एंटर होने की कोशिश करेगा और उसको अगर लो कॉस्ट एंटर तो वो हो जाएगा, लेकिन उसको अगर वैभव से compete करना है, मतलब उसको वैभव का जो सेलिंग प्राइस है उससे कम में बेचना पड़ेगा, राइट। और अगर उसको उससे भी कम में बेचना है या मान लो उतने में ही बेचना है तो उसको बहुत सस्ते में माल प्रोक्योर करना पड़ेगा। और सस्ते में करने के लिए इतनी सारी कंट्रीज से अगर आपको सस्ते में करना है तो आपके पास स्केल भी होना चाहिए। तो वैभव ग्लोबल के पास वो स्केल है। और फिर आप देखोगे इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इनके चाइना में है और इंडिया में है। तो इंडिया चाइना थोड़ा लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाता है। तो ऐसे केस में आपकी जयपुर में इनकी फैसिलिटी है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वहाँ पे बेसिकली ये पूरा पूरे डिज़ाइंस बनते हैं, सब कुछ पूरा वहाँ बनता है, मैन्युफैक्चरिंग पूरी वहाँ होती है। ज्वेलरी की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे केस में आपका जो बेस है, आपका जो प्लांट है वो इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ में है जहाँ पर लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। सो वहाँ पे भी आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे हो गए। सो ये दो रीज़न्स हैं जिसके वजह से इनको लो कॉस्ट मोड आया है।
और नेक्स्ट चीज़ ये हो गई कि ये लोग जैसे कि टीवी और वेब के थ्रू ये सब बेचते हैं, राइट। सो जब आप टीवी के थ्रू बेच रहे हो तो आपको एयर टाइम भी खरीदना पड़ता है, राइट। सो जब नया प्लेयर इसमें एंटर होगा तो उसको उतना पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा एयर टाइम पूरा खरीदने के लिए, अगर वो टीवी के थ्रू बेच रहा है तो। सो जो नई प्लेयर आएगी उसको वैभव के साथ compete करने में दिक्कतें बहुत आएगी, क्योंकि वैभव के पास स्केल है, वैभव के पास मैन्युफैक्चरिंग हब का मोट है। फिर ऑलरेडी वैभव बहुत सालों से यूएस और यूके में अपना बिजनेस कर रहा है टीवी के थ्रू, तो वहाँ पे उसको बहुत सारे एडवांटेजेस आ जाते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि इनका मेजॉरिटी कॉस्ट ना फिक्स कॉस्ट है। तो जैसे 55 to 60% कॉस्ट इज़ फिक्स कॉस्ट, तो वो एम्प्लॉयज़ कॉस्ट हो गया, फिर अदर कॉस्ट हो गया, और इसमें भी पूरे इनमें इनका ज़्यादा मेजॉरिटी कॉस्ट जाता है जो आपका ब्रॉडकास्टिंग या जो कंटेंट कॉस्ट होते हैं, जैसे मैंने कहा कि इनको एयर टाइम खरीदना पड़ता है, या वेब मार्केटिंग कॉस्ट होते हैं, तो उसमें ज़्यादा इनका कॉस्ट जाता है। तो आप मेजॉरिटी कॉस्ट देखोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत अच्छे से प्ले आउट हो जाता है। तो सिंस 2016 आप देखोगे कि इनके सेल्स तो डबल हो चुके हैं, लेकिन अगर आप एबिटा देखोगे तो वो बहुत अच्छे नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, कि आपका एक एक्स अमाउंट सेल्स आ गया, उसने वो आपके फिक्स्ड कॉस्ट को देख लिया, उसके बाद जो एडिशनल सेल्स आएंगे, जो इंक्रीमेंटल सेल्स आएंगे, वो डायरेक्टली आपके बॉटम लाइन को हिट होते हैं। सो ऐसे केस में ऑपरेटिंग लिवरेज इज़ प्लेड आउट सो ब्यूटीफुली कि आपके सेल्स तो बढ़ रहे हैं, जितनी तेज़ी से आपके सेल्स बढ़ रहे हैं उससे काफ़ी तेज़ी से आपके जो एबिटा है, आपका जो प्रॉफिट्स है, एबिटा है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंक्रीमेंटल सेल्स जो होते हैं आपके, वो डायरेक्टली बॉटम लाइन को हिट करते हैं। और ना और एक चीज़ ये, एक तरह का आप मतलब घर पे बैठे हो और आप ये जब चैनल देख रहे हो, आप देख रहे हो कि आपके सामने बहुत सारे पीसेस बिकते जा रहे हैं, स्पेशली जैसे ये लोग टारगेट करते हैं विमेन को। सो ऐसे केस में अगर मैं टीवी के सामने बैठी हूँ और अगर मुझे कोई वो चीज़ अच्छी लग रही है तो, और मैं देख रही हूँ कि क्वांटिटी कम होते जा रही है, प्राइस भी कम होते जा रही है और क्वांटिटी कम होते जा रही है, तो मेरे अंदर अगर मुझे वो चीज़ पसंद आ रही है तो एक थ्रिल आ जाता है कि नहीं, मुझे वो ख़रीदना है, पता नहीं वो क्वांटिटी कब ख़त्म हो जाएगी, राइट। सो एक तरह का थ्रिल वहाँ पे आ जाता है, और ये सिचुएशन वैभव ग्लोबल को बहुत बहुत एडवांटेज देती है। और इनके चैनल्स जैसे मैंने कहा कि 24/7 चलते हैं, 365 डेज़ चलते हैं। फिर आपको टीवी से ख़रीदना है, टीवी के थ्रू खरीदिए, वेब के थ्रू खरीदिए, वेबसाइट्स या ऐप्स के थ्रू खरीदिए, आईपैड के थ्रू आप उनके चैनल्स लाइव देख सकते हैं। तो बहुत ही ईजी तरीके से एक्सेस है। और आप इनका सेलिंग प्राइस देखोगे ना, तो इनके कॉम्पिटिटर QVC जो है इनका कॉम्पिटिटर, उसके हिसाब से, इनके कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से बेसिकली इनका जो सेलिंग प्राइस है बहुत कम है। तो अगर आप $27 to $28 के आसपास इनका एवरेज सेलिंग प्राइस आता है, राइट। सो जैसे मैंने कहा कि ये लोग बहुत ही कॉस्ट पे बहुत ये लोग ध्यान देते हैं कि ये लोग सस्ते में, इनका मोटो यही है कि अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ये लोग बहुत ही सस्ते में बेचें। तो अगर मैं QVC की बात करूँ तो अगर वो $60 में बेचेगा तो उनके हिसाब से इनका जो सेलिंग प्राइस है वो $30 के आसपास होगा। अगर आप इनका एक्सपेंशन प्लान्स देखोगे ना, तो जैसे अभी ये लोग US और UK में बिज़नेस करते हैं, तो अभी ये लोग जर्मनी में भी एंटर हो रहे हैं। सो जर्मनी में इस साल बेसिकली ये लोग ऑलमोस्ट $2 million का वहाँ पे केपेक्स करने वाले हैं। और मतलब वहाँ पे सब पूरा इनको जो टीवी चैनल है वो सेटअप करना है, केबल ऑपरेटर से बात हो चुकी है, राइट। सो वहाँ पे पूरा ये लोग जैसे US और UK में इनके पास चैनल्स हैं, वैसे ये लोग जर्मनी में भी कर रहे हैं। तो कुछ महीनों बाद आप देखोगे कि इनका वहाँ पे भी जर्मनी में भी चैनल लॉन्च हो जाएगा। सो लेकिन वहाँ पर ये लोग अभी तो पैसा डाल रहे हैं, लेकिन 2-3 साल तक आप देखोगे कि इनको वहाँ पर ऑपरेटिंग लॉसेस होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर एयर टाइम लेना है, पूरा चैनल सेटअप करना है, सेल्स टीम वहाँ पर सब सेटअप करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको सेटअप करना है, और सेल्स तुरंत आपको नहीं आएंगे। सो ऐसे केस में वहाँ पे ऑपरेटिंग लॉसेस होंगे। 2-3 साल आप देखोगे कि वहाँ पे ऑपरेटिंग लॉसेस होंगे। उसके बाद आप देखोगे कि वहाँ से भी प्रॉफिट्स आना जनरेट हो जाएंगे। अब जर्मनी में ना ये लोग पहले भी ऑलमोस्ट 2007 में ये लोग एंटर हुए थे। तो जर्मनी का मार्केट क्या है, कैसा है, इनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वहाँ पे, राइट। अब जापान में एंटर होने की भी इनकी बात चल रही थी, लेकिन दे आर वेरी क्लियर कि जब तक एक ज्योग्राफी में आप एंटर हुए, वहाँ पर अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तब तक ये लोग दूसरी ज्योग्राफी में एंटर नहीं होते। तो जापान का मार्केट जो है
वो लोग थोड़ा अभी देख रहे हैं, थोड़ा सीख रहे हैं कि वहाँ पे सब कैसे वर्कआउट होता है, राइट। तो जर्मनी में कुछ महीनों बाद आप देखोगे कि ये लोग एंटर हो जाएंगे डिजिटली या जो वेबसाइट के थ्रू तो जर्मनी में शुरू हो चुका है, लेकिन जो टीवी चैनल है वो अभी तक वो वहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। अब जैसे कि अपने अमेज़ॉन प्राइम कैसा है, वैसा इनका जो TJC चैनल है वो TJC प्लस है, कि वहाँ पे आपको डिलीवरी जल्दी मिल जाती है, राइट। तो डिलीवरी टाइम इन्होंने बहुत कम कर दिया है। तो ऐसे कुछ न्यू चीज़ें ये लोग वहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। अब इन्होंने ना एक नया ब्यूटी चैनल भी लॉन्च किया है। सो अदर देन दिस नॉर्मल चैनल्स, इनका एक नया ब्यूटी चैनल चलता है जो 4 घंटों के लिए चलता है और वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है। ओके, इनको भी वहाँ से डे 1 से ये लोग वहाँ पे प्रॉफिटेबल है। तो जो वो ब्यूटी चैनल है बेसिकली अभी सिर्फ 4 घंटे चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि वहाँ पर भी ये लोग नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ाएंगे, तो 8 घंटे 12 घंटे, राइट। सो वहाँ पे ब्यूटी चैनल जो नया इन्होंने लॉन्च किया वहाँ पे भी इनको बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही है। अब आपने बहुत सुना होगा कि भाई US UK में टीवी लोग कम देख रहे हैं, वहाँ पे टीवी की ग्रोथ इतनी हो ही नहीं रही है, और जबकि आप इनके नंबर्स देखोगे तो टीवी का पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, टीवी से ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ये कैसे? तो अब जैसे कि अगर आप इनका टीवी पेनिट्रेशन देखोगे तो दैट इज़ $3 पर होम, लेकिन आप वही इनके कॉम्पिटिटर का देखोगे QVC का तो दैट इज़ अराउंड $60 पर होम। सो ऐसे केस में इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी टीवी से ग्रो होने की अभी भी है। लेकिन आपने कॉर्ड कटिंग सुना होगा कि लोग अपना केबल सैटेलाइट का सब्सक्रिप्शन बंद करके दे आर शिफ्टिंग टू नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो कॉर्ड कटिंग इज़ करेक्ट, कॉर्ड कटिंग हो रही है, लेकिन वहाँ पे ना क्या चल रहा है ना कि OTA ओवर द एयर एक ये कॉन्सेप्ट बहुत चल रही है। तो अगर आप OTA होम्स देखोगे वहाँ पे हर साल 3 to 4% OTA होम्स बढ़ रहे हैं। अब OTA होम्स क्या है? तो OTA मतलब ओवर द एयर। सो OTA बेसिकली एक लोकल ब्रॉडकास्टिंग है। सो पीपल आर कंज्यूमिंग फीड थ्रू सिंगल रूफ एंटेना, ठीक है। तो जो डिजिटल है तो आज से 10-20 साल पहले वाला जो एंटेना था उससे बहुत ही अलग है। सो OTA होम्स वहाँ पे बहुत बढ़ रहे हैं। तो OTA होम्स बढ़ने की वजह से वहाँ पर ये जो जैसे मैंने कहा कि लोकल ब्रॉडकास्टिंग, इन सब के वजह से इनको बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी, क्योंकि इनके चैनल्स को बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। और ये जो OTA है ना बेसिकली ये फ्री है, राइट। सो फ्री होने की वजह से वहाँ पे OTA बहुत बढ़ रहे हैं। तो ऐसे केस में भले ही कॉर्ड कटिंग हो रहा है, लेकिन OTA बढ़ने की वजह से इनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। अब अगर मैं कोविड की बात करूँ ना, तो कोविड में आप देखोगे कि कोविड के बाद आप इनके 21 के नंबर्स देख लो, बहुत अच्छे नंबर्स आए, क्योंकि लोग घर पे बैठे थे और टीवी का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा था। सो ऐसे केस में लोगों ने बहुत इनसे शॉपिंग की, राइट। सो नाउ और इनका और एक एडवांटेज क्या हुआ ना इनको, जैसे ये लोग चाइना से भी बिज़नेस करते हैं और बाकी सारी कंट्रीज से ये लोग सोर्स करते हैं। तो ऐसे केस में जब इंडिया बंद था तो चाइना खुल गया, तो इनको जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, तो ये इनके फेवर में था। अब तो इसलिए आप इनके नंबर्स देखोगे ना 21 के बहुत अच्छे नंबर्स हैं। अगर आप इनके पूरे नंबर्स देखोगे तो 15 to 16% ग्रोथ हुई है सेल्स ग्रोथ में, लेकिन इस साल आप देखोगे कि बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, राइट। सो ये कोविड के वजह से बहुत सारे खर्चे भी टल गए, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले कर गए। और जैसे ये लोग ऑनलाइन रिटेलिंग में है, तो ऐसे केस में ऑनलाइन होने की वजह से बहुत इनको अच्छी ग्रोथ हुई, क्योंकि लोग घर पे बैठे थे। अब अगर आप देखोगे कि अब जैसे कि US UK में या बहुत सारी कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन सब शुरू हो चुका है, सब धीरे धीरे नॉर्मल होने के राह पे है, तो क्या इनकी सेल्स कम हो जाएगी? सो अब नॉर्मली मैनेजमेंट ने इस साल का गाइडेंस भी यही दिया है कि 16 to 18% तो ये लोग सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। सो ऐसे केस में भले ही चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन 16 to 18% सेल्स ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग, सिर्फ US और UK से। तो जर्मनी से तो अभी इतना इनको फ़ायदा नहीं होगा, जैसे मैंने कहा कि अभी ये लोग एंटर हुए हैं, लेकिन US UK का जो गाइडेंस है वो लोग ऑलमोस्ट 16 to 18% दिए हैं, और प्लस जर्मनी से जितना बहुत आ जाएगा। और इनका ना केपेक्स हैवी बिजनेस नहीं होता है, इतना ज़्यादा इनको केपेक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। B2C आप अगर रेवेन्यू देखोगे तो इनके काफ़ी अच्छे से बड़े हैं, B2B में ये लोग ना के बराबर है। और पहले अगर आप देखोगे ना तो पहले ये लोग B2B में भी काफ़ी अच्छे से थे, लेकिन B2C में ये लोग अभी बहुत अच्छे से प्ले आउट कर रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप टीवी रेवेन्यूज़ वर्सेस वेब रेवेन्यूज़ देखोगे ना तो वेब रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, विच इज़ गुड, लेकिन टीवी रेवेन्यूज़ भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको उसका रीजंस बताए।
15-16 में 91% अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ज्वेलरी से आता था, आज ऑलमोस्ट 69% आता है। सो नॉन ज्वेलरी शेयर इज़ इंक्रीजिंग और ये 50% तक ले जाने का इनका नॉन ज्वेलरी जो है लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि वो 50% हो जाएगा। अगर आप रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी देखोगे तो धीरे धीरे यूके से बढ़ रहा है, बजट पे भी है, तो ईएमआई फैसिलिटीज़ एंड एवरीथिंग, तो वहाँ से भी इनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है कि इन लोग ने जो बजट पे लॉन्च किया था। शॉप एलसी यूएस में जो इनका चैनल है वहाँ भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, एंड सेम विथ यूके का जो इनका टीजेसी चैनल है। एवरेज सेलिंग प्राइस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 27.7 है। अब ये चेंज होता रहता है कि कस्टमर पुल है ये एक तरह से, तो एवरेज सेलिंग प्राइस इनका थोड़ा बहुत 27, 28, 26, 29 होता रहता है। रेवेन्यू अगर आप 2016 में देखोगे तो ऑलमोस्ट 1276 करोड़ था, जो आज ऑलमोस्ट 2540 करोड़ हो चुका है। अगर आप 16 to 20 की इनकी CAGR ग्रोथ देखोगे तो ऑलमोस्ट 14.8% है। इस साल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने कहा कि यूनिक कस्टमर्स इनके बहुत ऐड हो गए हैं। अगर आप इनके यूनिक कस्टमर्स देखोगे ना तो वो भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि कोविड के वजह से जो हमने बात की थी, तो नए कस्टमर्स, नए रजिस्ट्रेशंस इनके बहुत हुए हैं। अब अगर वॉल्यूम देखोगे ना, टीवी सेल्स का इस साल बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप वेब सेल्स देखोगे ना तो वॉल्यूम कंटिन्यूसली वेब सेल्स का बढ़ते ही जा रहा है। एबिडा अगर आप देखोगे तो 16 से 20 तक ऑलमोस्ट 38.9% से बढ़ा है। मार्जिन भी बढ़े हैं ड्यू टू गुड ऑपरेटिंग लेवरेज। पैट अगेन 2016 में 14 करोड़ से ऑलमोस्ट 272 करोड़ है, इस साल 43% से बढ़ा हुआ है। अगर आप फ्री कैश फ्लो देखोगे ना तो ये कंपनी में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ केपेक्स आज से जितना लगता है नहीं, तो फ्री कैश फ्लो भी कंपनी का बहुत अच्छा है। ROC ROE अगेन आप देखोगे तो बहुत अच्छे से इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, क्योंकि आप इनकी अगर अर्निंग्स ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी अच्छी है। ऑपरेटिंग लिवरेज का फ़ायदा भी इनको बहुत अच्छे से मिला है। अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री देखोगे ना तो रिटेल सेल्स में आप देखोगे ई-कॉमर्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स काफ़ी बढ़ रहा है यूएस में और यूके में। रिटेल में ना इन्वेंट्री बहुत अच्छे से मैनेज करने आनी चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री का बहुत अच्छा खेल होता है। अगर आप यहाँ हार गए ना तो आपका बिजनेस पूरा बस्ट भी हो सकता है। सो जैसे वैभव ज्वेलरी में है, वैभव लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में, तो ये ना बहुत जल्दी फैशन चेंज होते जाते हैं। तो अगर आपने पुरानी चीज़ें लोगों को, जो आउट ऑफ फैशन है वो लोगों को बेचोगे तो कोई नहीं खरीदेगा, राइट। सो इन्वेंट्री आपको बहुत अच्छे से मैनेज करनी आनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि इनके इतने प्रोडक्ट्स हैं, 150 न्यू प्रोडक्ट्स इनके रोज़ आते रहते हैं, तो ऐसे केस में SKUs बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपके पास बहुत ह्यूज इन्वेंट्री है, आप उसको कैसे मैनेज करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो इनका ना इन्वेंट्री मैनेज करने का एक यूनिक तरीका है। तो जो टीवी पे इनकी चीज़ें बिकती नहीं है, या जो वेबसाइट के थ्रू नहीं बिकती है फ्रेश चीज़ें, और जो वो इन्वेंट्री में बैठी हुई हैं, वो इसको ये लोग ऑक्शन के थ्रू निकाल देते हैं अंडर $1। सो ऐसे केस में लोग एक दूसरे से बिड करते हैं, एंड जिसको ज़्यादा जो ज़्यादा प्राइस देगा उसके पास वो चीज़ चले जाएगी। तो ऑक्शन के थ्रू ना ये लोग अपनी जो इन्वेंट्री है उसको निकाल देते हैं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट इस बिज़नेस में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अब इनके ग्रॉस मार्जिन आप देखोगे ना 60% अबाव होते ही हैं, और ये उन प्रोडक्ट्स में ही जाते हैं जहाँ पे ये लोग इस टाइप का ग्रॉस मार्जिन मेंटेन कर सकें, राइट। सो 60 बिलो ये ग्रॉस मार्जिन कभी लेके नहीं जाते। सो ऐसे केस में क्यों ये पॉसिबल होता है, क्योंकि एक तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग, अगर ज्वेलरी की बात करूँ तो 90% ज्वेलरी ये खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। आपके पास इंडिया है, आपके पास चाइना है, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग आप खुद ही कर रहे हो, यहाँ पे आप जीत गए। फिर जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, वो अलग अलग, जैसे मैंने कहा 15+ कंट्रीज से ये लोग सोर्स करते हैं, तो वहाँ पे भी आप जीत गए, राइट। क्योंकि आपके पास सोर्सिंग मटेरियल, जहाँ से आप सोर्स कर रहे हो, अलग अलग देशों से सोर्स कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो सोर्सिंग मटेरियल आपको अच्छे से मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पे भी आप जीत गए। फिर आपकी सेलिंग प्राइस आपके कॉम्पिटिटर से QVC से बहुत कम है, आप यहाँ पे भी जीत गए। फिर अभी जैसे मैंने कहा कि ये लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे ये लोग बहुत एक्टिव हो रहे हैं, तो ऐसे केस में जो यंगर पॉपुलेशन है आप उनको भी केटर कर रहे हो, राइट। और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि जो वेब से जो इनका रेवेन्यू आ रहा है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। सो बहुत सारी अच्छी चीज़ यहाँ पे प्ले आउट हो रही है। ऑपरेटिंग लिवरेज का फ़ायदा तो इस कंपनी में है ही। अब अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो रिस्क को ये लोग बहुत अच्छे से केटर कर लेते हैं। जैसे आपका बिजनेस सिर्फ US और UK में से आ रहा है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि कंसंट्रेशन रिस्क आ गया, तो ये लोग जर्मनी में एक्सपैंड कर रहे हैं। तो हालांकि जर्मनी को 2-3 साल लगेंगे, लेकिन वहाँ पे भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं एंटर होने की।
फिर हाई इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड एक रिस्क है, लेकिन अगेन उसको ये मैंने आपको कहा कि उसके लिए वो कैसे कैटर करते हैं कि वो ऑक्शन बिडिंग में चला जाता है, उसको भी इन लोग ने टेक केयर कर लिया। फिर अब जैसे कि इन्होंने बजट पे और वो जो EMI फैसिलिटीज़ लाई हैं, तो ऐसे केस में यहाँ पे बैड डेट का थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, राइट। सो अगर आप अगर एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखोगे, बैड डेट्स अराउंड 1.4-1.5% के आसपास हैं। सो ये थोड़ा एक रिस्क हो जाता है कि आप EMI फैसिलिटीज़ लेके आए हो, बजट पे लेके आए हो, तो आपके बैड डेट्स थोड़े बहुत इंक्रीज़ हो सकते हैं। सो अभी तो 1.4-1.5% है, लेकिन आगे जाके हो सकता है कि बैड डेट्स और बढ़े, राइट। सो ये कुछ रिस्क है। फिर जैसे कुछ फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशंस में इनके रिस्क हो सकते हैं, दो ये लोग हेजिंग पूर सब कुछ करते हैं। सो ये कुछ रिस्क हैं जो वैभव ग्लोबल में हमको नज़र आते हैं। सो यस, ओवरऑल तो कंपनी अच्छी है, ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी का ग्रोथ पाथ भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब अगर वैल्यूएशंस देखें तो वैल्यूएशंस पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छे से मल्टीप्लाई हुए, मतलब काफ़ी अच्छे से बढ़े हैं, राइट। सो अगर आप इसको नॉर्मल हिस्टोरिकल पी से कंपेयर करोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा ही दिखने वाला है, राइट, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे से बढ़े हैं। और अगर आपको ये बिज़नेस मॉडल अच्छा लगता है, जैसे अभी आपको पूरी स्टोरी पता है, अभी आपको इसके मोड्स पता है, सब कुछ पता है, ग्रोथ पाथ भी आपको पता है। सो अगर आपको ये मॉडल अच्छा लगता है और अगर आपको ये बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, तो आप सही टाइम देख के, अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के आप इसमें एंटर हो सकते हैं। सो अगर आपको एंटर होना है, हो जाइए, और फिर धीरे धीरे करके जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप ख़रीद सकते हैं, या अगर आप थोड़ा टाइम रुक जाइए और जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप ख़रीद सकते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट इज़ कि क्या आपको मॉडल अच्छा लगा है, द इम्पॉर्टेंट इज़ कि क्या आपको ये बिज़नेस में इन्वेस्ट करना, या क्या आप ऐसा बिज़नेस खरीदना चाहते हैं, राइट। सो ओवरऑल तो ये कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। हाँ, स्टॉक या वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको वैभव ग्लोबल में कौन सी चीज़ें अच्छी लगी या कौन सी चीज़ें नहीं अच्छी लगी, राइट। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।